नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 42 देशों की यात्रा कर डाली पर मणिपुर नहीं गए मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर हमला। खबर में आगे जिक्र होगा कि मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर, सरकार से होंगे कई सवाल। खबर में आगे आपको बताएंगे कि इंडिया गठबंधन बदल देगा बिहार का भविष्य, पटना के रोजगार मेले का वीडियो शेयर कर बोले राहुल गांधी। आगे जिक्र होगा कि बिहार के मानसून में फंस सकती है एनडीए सरकार, क्या है लालू यादव का और तेजस्वी यादव का प्लान, ये आपको बताएंगे। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि हरियाणा अब गैंग्स ऑफ वासेपुर बन चुका है। सुरजेवाला ने नायब सरकार पर बोला हमला, कहा रोजाना 45 लोग हो रहे हैं किडनैप। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 42 देशों की यात्रा कर डाली पर मणिपुर नहीं गए मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 42 देशों की यात्रा कर ली लेकिन कभी मणिपुर नहीं गए। खड़गे ने पीएम मोदी पर संविधान की हत्या करने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर संविधान में बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन देश के लोग उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। खड़गे कर्नाटक सरकार द्वारा आयोजित एक विशाल सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और यहाँ मैसूरू के लिए 2500 करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। खड़गे ने चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस संविधान में संशोधन या उसे फिर से लिखने की बात कर रहे हैं। आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, इस देश के लोग आपको संविधान में बदलाव नहीं करने देंगे। अगर आप लोग उन्हें संविधान बदलने देंगे तो आपके पास कोई अधिकार नहीं बचेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर, सरकार से होगी कई सवाल। जी हाँ दोस्तों, संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार की ओर से रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इसमें विपक्ष ने बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण और पहलगाम आतंकवादी हमले सहित विभिन्न मुद्दे उठाए। सरकार ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्षी दलों से सहयोग मांगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने बैठक में बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कथित चुनावी घोटाले और भारत व पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की मध्यस्थता को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे का मुद्दा उठाया। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए है और आप विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ रही है। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि देश अब मुद्दों से भरा हुआ है, लेकिन मैंने 4 महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने की बात की है। पहला, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ और जिस तरह से उपराज्यपाल ने कहा कि इसमें इंटेलिजेंस फेलियर था, ये बहुत गंभीर मामला है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरा, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने युद्ध बंद करवा दिया। कल उन्होंने ये भी कहा कि 5 जेट गिराए थे। तीसरा, हिंदुस्तान की विदेश नीति पर पूरी तरह से विफल हो गई है। विदेश नीति तब सफल होती है जब हमारे मित्र देशों की संख्या बढ़ती है और दुश्मन देशों की संख्या घटती है। और इसी के साथ सबसे खतरनाक बात यह है कि लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है। जिस तरह से बिहार में वोटर लिस्ट का एसआईआर हो रहा है वो सब देख रहे हैं। बिहार में करोड़ों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और ये कुछ गंभीर बातें हैं और मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पर चर्चा कराएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इंडिया गठबंधन बदल देगा बिहार का भविष्य, पटना के रोजगार मेले का वीडियो शेयर करके बोले राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले राज्य में कांग्रेस काफ़ी एक्टिव हो गई है। पार्टी ने दिल्ली और राजस्थान की पुरानी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए पटना में महारोजगार मेला लगाया और इस मेले में बेरोजगार युवाओं की भारी भीड़ नजर आई। कांग्रेस लीडर और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने इस मेले में आए भीड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और बिहार सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में कहा कि महारोजगार मेले में उमड़ा ये जनसैलाब सिर्फ एक भीड़ नहीं, एक संदेश है। बिहार का युवा भाषणों पर नहीं, रोजगार से अपना भविष्य चाहता है। बीजेपी और नीतीश सरकार ने बिहार को जिस तरह बेरोजगारी की आग में झोंका, वहां से लाखों युवाओं को रोजी रोटी के लिए पलायन करना पड़ता है। अपना गांव, अपना परिवार, सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार के मानसून में फंस सकती है एनडीए सरकार, क्या है लालू तेजस्वी का प्लान, आपको बता दें दोस्तों कि सोमवार से शुरू होने वाला बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र काफ़ी हंगामेदार होने वाला है। विपक्ष मानसून सत्र में सरकार को विभिन्न मुद्दे पर घेरने की योजना पर काफ़ी होमवर्क भी किया है और 2 मुद्दे तो ऐसे हैं जिन पर पूरा विपक्ष सदन में सत्ता पक्ष को बुरी तरह से घेरने की तैयारी में है। यूँ समझिए कि मानसून यानी मानसून सत्र नीतीश कुमार की एनडीए सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है। इस यात्रा में मतदाता सूची गहन परीक्षण मामला पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने जा रहा है
और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी अनुपालन नहीं हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा अब गैंग्स ऑफ वासेपुर बन चुका है। सुरजेवाला ने नायाब सरकार पर बोला हमला, कहा रोजाना 45 लोग हो रहे हैं किडनैप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अधिक खराब हो जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार पर प्रहार किया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में हुई बड़ी आपराधिक वारदातों का ब्यौरा पेश करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि गीता की उपदेश स्थली हरियाणा अब माफिया और क्राइम लैंड बन गई है। सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा अब गैंग्स ऑफ वासेपुर बन चुका है और इसके लिए सीधे तौर पर हरियाणा की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अगर भगवान जी भी धरती पर आ जाएं तो उन्हें भी Z+ सिक्योरिटी देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तो सत्र क्यों बुलाया? कांग्रेस ने पीएम मोदी के विदेश दौरे की टाइमिंग पर उठाया सवाल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस ने संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे पर सवाल उठाया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री को पता था कि वो इन तारीखों पर विदेश में रहेंगे तो उन्होंने सत्र क्यों बुलाया। प्रधानमंत्री को अपनी उपस्थिति पर गौर करना चाहिए कि उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में कितने दिन उपस्थिति दर्ज कराई। हमारे प्रधानमंत्री लोकतंत्र को लेकर गंभीर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई तक यूनाइटेड किंगडम और मालदीव की यात्रा पर रहेंगे। सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, बिहार का मुद्दा, विदेश नीति का मुद्दा, इस सरकार में अनुसूचित जाति और महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं और हमें ये सारे मुद्दे सदन में उठाने हैं। हमने सरकार से साफ कहा है कि ये मुद्दे महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रधानमंत्री को मौजूद रहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार सदन चलाने को लेकर गंभीर नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई को आर्थिक नाकेबंदी, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने बड़ी बैठक लेकर बनाई रणनीति। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी की ओर से गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस ने आगे की रणनीति बनाई है। इसके तहत छत्तीसगढ़ कांग्रेस 22 जुलाई को पूरे राज्य में आर्थिक नाकेबंदी करेगी। इस संबंध में पार्टी की बड़ी बैठक कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हुई और राज्य सरकार, उद्योगपति और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ 22 जुलाई को पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी करते हुए चक्का जाम करने का निर्णय लिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में पीडीए कांवड़ यात्रा क्यों निकाल रही सपा? 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी को क्या मैसेज दे रहे हैं अखिलेश यादव? जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में इन दिनों सड़कों पर कांवड़ियों का हुजूम देखा जा सकता है। कांवड़ यात्रा राजनीतिक मुद्दा भी बनती रहती है और 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से बड़े पैमाने पर कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी अपनी कांवड़ यात्रा निकाल रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश में कई जगहों पर कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं और इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता वाला एक ट्रस्ट इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर को बनाने में भी जोर शोर से जुटा हुआ है। अखिलेश यादव ने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कांवड़ यात्रा के वीडियो को पोस्ट किया और इसमें एक गाड़ी में मंदिर का प्रतीक बनाया गया है। गाड़ी में लगे बैनर में समाजवादी पीडीए द्वारा विशाल कांवड़ यात्रा लिखा गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बिहार विधानसभा के लिए चुनाव आयोग का बड़ा प्लान, 1.5 लाख से अधिक लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, हर बूथ होगा लाइव। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिहार के सभी बूथों पर 1.5 लाख से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मतदान के दौरान सभी बूथों पर सीसीटीवी के माध्यम से सख्त निगरानी की व्यवस्था होगी। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर हर एक बूथ पर सीसीटीवी लगाने को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके लिए बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा निविदा जारी कर प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है। दोस्तों, बिहार चुनाव के तहत शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए बिहार के प्रत्येक बूथ पर 2 या 3 सीसीटीवी कैमरे लगाने की कार्रवाई शुरू की गई है। बिहार में पूर्व के विधानसभा अथवा लोकसभा चुनावों के दौरान चुनिंदा बूथों पर ही सीसीटीवी लगाए जाते रहे हैं, जहां से लाइव वेबकास्टिंग की जाती है। इन बूथों पर भी प्रवेश द्वार के समीप जहां से मतदान कर्मी और मतदाताओं की पंक्ति दिखाई दे उसे रिकॉर्ड किया जाता था। वहीं अन्य बूथों पर फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की व्यवस्था की जाती रही है। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी को मोतिहारी में दिखाए गए काले झंडे,
3 लोग हिरासत में, तेजस्वी ने वीडियो को किया शेयर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार के मोतिहारी में शुक्रवार को हुई जनसभा के दौरान काले झंडे दिखाए गए थे। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया और उनसे पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में चीनी मिल नहीं खोले जाने के विरोध में युवकों ने पीएम की सभा के दौरान काले झंडे लहराए। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर पीएम मोदी को काले झंडे दिखाए जाने का दावा किया है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार चंपारण रेंज के डीआईजी हरकिशोर राय ने शुक्रवार को कहा कि हिरासत में लिए गए तीनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। प्रधानमंत्री की रैली में तीनों लोग काले कपड़ों के टुकड़े लेकर पहुंचे थे, जिसके पीछे उनकी क्या मंशा थी, उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी चंपारण के एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि काले झंडे दिखाकर तीनों लोग क्षेत्र में बंद पड़े चीनी उद्योग की ओर ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे। मोतिहारी सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव रंजन ने बताया कि हिरासत में लिए गए युवकों का नाम जितेंद्र तिवारी, विक्रांत गौतम और रविकांत रवि है। तीनों जिले के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर हमला, कहा वो 42 देशों में गए पर मणिपुर नहीं पहुंचे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को पीएम मोदी पर हमला बोला और कहा कि पीएम मोदी ने 42 देशों का दौरा किया लेकिन मणिपुर नहीं गए। खड़गे ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। मैसूर में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश की जनता भाजपा और आरएसएस को संविधान बदलने की इजाज़त नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी में लोग काम करते हैं जबकि मोदी की भाजपा में लोग केवल बोलते हैं। वहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की ओर से आरोप पत्र दाखिल करना केवल उनका और गांधी परिवार का नाम खराब करने की कोशिश है। केंद्र सरकार कांग्रेस पार्टी को निशाना बना रही है। खड़गे ने कहा कि वाड्रा के साथ जो कुछ किया गया वो एक व्यक्ति से बदला लेने और एक पार्टी को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। ये सब वाड्रा और गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश के तहत किया जा रहा है और वो इसमें कभी सफल नहीं होंगे। अदालतें हैं, वाड्रा को जो परेशानी दी जा रही है वो ठीक नहीं है। हम सभी उनके अच्छे काम का समर्थन करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पार्टी नहीं चाहती मैं वहाँ रहूँ, पीएम मोदी की रैली से दूर रहे दिलीप घोष, दिल्ली आकर नड्डा से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, पार्टी में अलग थलग चल रहे बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष शुक्रवार को दुर्गापुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से दूर रहे। घोष पीएम की रैली से पहले शुक्रवार सुबह में ही दिल्ली के लिए निकल गए। दिल्ली पहुंचकर दोपहर में उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। हालांकि दिल्ली में मीडिया के सवालों पर घोष ने मुलाकात के बारे में चुप्पी साधे रखी। वहीं दिल्ली रवाना होने से पहले घोष ने कोलकाता एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री की रैली में शामिल न होने का फैसला आखिरी क्षण में लिया क्योंकि पार्टी नेतृत्व उन्हें वहां नहीं देखना चाहता था। उन्होंने दावा किया कि मुझे रैली के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। घोष ने कहा कि शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं रैली में जाऊंगा क्योंकि आम पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसकी मांग की थी, लेकिन पार्टी ने मुझे आमंत्रित नहीं किया। शायद पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता कि मैं वहाँ रहूं। संभवतः मेरी मौजूदगी से उन्हें असुविधा हो सकती थी, इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री की रैली में नहीं जाने का फैसला किया। जब उनसे पूछा गया कि वो इतने अहम दिन पर दिल्ली क्यों जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के काम से दिल्ली जा रहा हूं। हालांकि उन्होंने उस काम का जिक्र नहीं किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप के सनसनीखेज दावे पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने पीएम मोदी से की संसद में स्पष्टीकरण की मांग। जी हां दोस्तों, यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच एक बार फिर मध्यस्थता का दावा किया गया है। ट्रंप ने दावा किया कि इस टकराव में 5 लड़ाकू विमान गिराए गए हैं। हालांकि उन्होंने किस देश के कितने विमान गिराए गए हैं ये नहीं बताया है। ट्रंप के दावे के बाद अब भारत में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस बारे में पीएम मोदी से संसद में स्पष्टीकरण की मांग की है। डोनाल्ड ट्रंप के दावे के बाद कांग्रेस ने सवाल किया कि व्यापार के लिए राष्ट्र के सम्मान के साथ क्यों समझौता किया गया। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम से इस मुद्दे पर संसद के मानसून सत्र में स्पष्टीकरण की मांग की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूर्जी विदेश से आते हैं, हम बस जोड़ते हैं। मेक इन इंडिया का जिक्र कर राहुल गांधी ने उठाए बड़े सवाल। जी हां दोस्तों, भारत को असेंबली लाइन से आगे बढ़कर एक सच्ची निर्माण शक्ति बनाने के लिए जमीनी स्तर पर बदलाव की जरूरत पर जोर देते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि मेक इन इंडिया के नाम पर भारत सिर्फ उत्पादों की असेंबली कर रहा है, उनका सही मायने में निर्माण नहीं कर रहा है। गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत में बनने वाले ज़्यादातर टीवी के 80% कल पुर्जे चीन से आते हैं और उन्होंने आगे बताया कि नीति और समर्थन की कमी, भारी कर और निगमों
का एकाधिकार उन छोटे उद्यमियों को रोक रहे हैं जो विनिर्माण करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मेक इन इंडिया के नाम पर हम सिर्फ असेंबली कर रहे हैं, असली मैन्युफैक्चरिंग नहीं। आईफोन से लेकर टीवी तक पुर्जे विदेश से आते हैं, हम बस जोड़ते हैं। छोटे उद्यमी निर्माण करना चाहते हैं लेकिन न नीति है न सपोर्ट, उल्टा भारी टैक्स और चुने हुए कॉरपोरेट्स का एकाधिकार जिसने देश के उद्योग को जकड़ रखा है। जब तक भारत उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं बनता, रोजगार, विकास और मेक इन इंडिया की बातें सिर्फ भाषण रहेंगी। ज़मीनी बदलाव चाहिए ताकि भारत असेंबली लाइन से निकलकर असली मैन्युफैक्चरिंग पावर बने और चीन को बराबरी से टक्कर दे सके। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। भाषा पहचान के लिए लड़ रहे असम के लोग, ममता बनर्जी बोली बीजेपी ने पार कर दी सारी हदें। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के बाद अब बंगाल में भी भाषा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और इसी विवाद के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि देश में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है और असम में भी दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। उन्होंने असम सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि असम में बीजेपी का ये विभाजनकारी एजेंडा सारी हदें पार कर चुका है और असम के लोग इसका डटकर मुकाबला करेंगे। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्ला भाषा को लेकर कहा था कि बांग्ला बोलने वाले व्यक्ति की पहचान बांग्लादेशी या विदेशी के रूप में की जा सकती है। शर्मा के इस बयान के बाद दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। ममता बनर्जी ने बांग्ला भाषा विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर असम सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि देश भर में सबसे ज़्यादा बांग्ला भाषा बोली जाती है, असम में भी दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। ममता बनर्जी ने कहा कि लोग सभी भाषाओं और धर्मों का सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से रहना चाहते हैं। उनको अपनी मातृभाषा बनाए रखने के लिए उत्पीड़न की धमकी देना भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी को मोतिहारी रैली में दिखाए गए काले झंडे, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में उन्हें काले झंडे दिखाने का मामला सामने आया है। रैली में पीएम मोदी के भाषण के दौरान काला कपड़ा लहराने के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस तीनों युवकों से पूछताछ कर रही है। बिहार कांग्रेस ने घटना का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए कहा कि बापू की कार्यभूमि पर मोदी का विरोध, भाषण के दौरान लोगों ने दिखाया काला झंडा। इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी ने घटना का वीडियो फुटेज साझा करते हुए कहा कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री के झूठे वादों से तंग आ चुकी है। आरजेडी ने एक्स पर लिखा कि मोतिहारी में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में उन्हें काले झंडे दिखाए गए। 20 साल से बिहार में युवाओं के हितों की भारी अनदेखी हो रही है। 80% युवा बेरोजगार है, उनके पास आय और रोजगार के पर्याप्त संसाधन और साधन नहीं हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शाही सरकार ने जंगल अदानी को दे दिए हैं। ईडी के एक्शन पर प्रियंका गांधी बोली पार्टी भूपेश बघेल के साथ। जहां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को सुबह एक्स पर पोस्ट साझा कर छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और लिखा कि भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ के सारे जंगल अडानी को दे दिए हैं। पैसा, कानून और एनजीटी के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जंगलों को बर्बाद किया जा रहा है। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा में यह मुद्दा उठाने वाले थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए सुबह सुबह ईडी ने छापा मार दिया। इतना ही नहीं, उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया। आगे उन्होंने लिखा कि बीते 11 वर्षों में देश अच्छी तरह समझ चुका है कि ये जनता की आवाज़ को कुचलने और विपक्ष को दबाने के तरीके हैं, लेकिन ऐसे हथकंडों से सच को दबाना और विपक्ष को डराना नामुमकिन है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बघेल के साथ मजबूती से खड़ा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव आयोग पत्थर, बीजेपी मालिक, उद्धव ठाकरे का पीएम मोदी पर तीखा वार। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को पत्थर करार दिया है। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार की नीतियों और महाराष्ट्र की वर्तमान स्थिति पर तीखी टिप्पणी की। उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ठाकरे ब्रांड को समाप्त करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जनता ही उन प्रयासों को निष्फल करेगी। उद्धव ठाकरे ने इंटरव्यू में कहा कि चुनाव आयोग यानी पत्थर है, उस पत्थर पर सिंदूर लगा देना मात्र से शिवसेना नाम और धनुष बाण चिन्ह किसी और को देने का अधिकार उसे नहीं मिल जाता। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को हमेशा अशांत, अस्थिर और चिंतित बनाए रखना ही बीजेपी की नीति है, लेकिन लोगों को हमेशा मूर्ख बनाकर नहीं रखा जा सकता है। खुद सरसंघ संचालक ने भी संकेत दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी की 75 साल की उम्र पूरी हो रही है। शिवसेना के अस्तित्व पर सवाल को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो लोग शिवसेना को खत्म कर ही नहीं सकते। वर्षों बीत गए, लेकिन आज भी वो जनता को मुझसे दूर नहीं कर सके। इसीलिए आत्मसमर्पण कर मालिकों की पार्टी में विलीन हो जाना ही उनके पास आखिरी विकल्प है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी शाह ने
ईडी को कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई का टारगेट दिया। वेणुगोपाल का सरकार पर बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल ने एक बार फिर मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने प्रवर्तन निदेशालय को हर महीने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और उनके परिवार पर कार्रवाई करने का काम सौंप दिया है। आगे उन्होंने लिखा कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की नई कार्रवाई सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिशोध है और डराने धमकाने का एक निरर्थक प्रयास है। शुक्रवार को सुबह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे के ठिकानों पर भी छापा मारा गया और प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के निवास पर छापेमारी की और ये कार्रवाई राज्य में चल रहे करोड़ों के कथित शराब घोटाले की जांच के तहत की गई।